नमस्कार। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं, उसे इंडियन इकोनॉमी का एक तरह से मास्टर कंट्रोलर भी कहा जा सकता है। और हाल ही में आरबीआई ने कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिन्होंने सबका ध्यान खींचा है। तो चलिए समझते हैं कि आरबीआई असल में हमारे पैसे और हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता कैसे है। तो देखिए, हाल ही में आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को 2.69 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड अमाउंट है। जरा सोचिए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि इससे देश के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को आराम से फंड किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई इतना पैसा आया कहां से, और इससे हमें आरबीआई के कामकाज के बारे में क्या पता चलता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम आरबीआई के 3 मेन कामों को समझेंगे। पहला, वो मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करता है। दूसरा, वो देश की दौलत को कैसे मैनेज करता है। और तीसरा, वो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बचाता कैसे है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आरबीआई का सबसे जाना पहचाना रोल है देश की मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करना। आसान भाषा में कहें तो आरबीआई ये तय करता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए। इसका मेन मकसद होता है महंगाई को कंट्रोल में रखना और साथ ही देश की इकोनॉमी को ग्रोथ देना। अब ये काम करने के लिए आरबीआई के पास कुछ बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई को कभी कम कर देता है तो कभी ज्यादा। चलिए देखते हैं कि ये टूल्स हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। आरबीआई के जो टूल्स हैं वो मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। पहले हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, जो पूरी इकोनॉमी में पैसे की टोटल क्वांटिटी पर असर डालते हैं। मतलब समझ लीजिए जैसे एक बड़े डैम से पानी का फ्लो कंट्रोल करना। और दूसरे हैं क्वालिटेटिव टूल्स, जो पैसे के फ्लो को किसी खास सेक्टर की तरफ मोड़ देते हैं, जैसे नहरों से पानी को खेतों की तरफ भेजना। तो सबसे पहला और सबसे चर्चित टूल है रेपो रेट। ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे देश के सारे बैंक्स आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं। अब अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है। इसका सीधा असर ये होता है कि बैंक भी आगे अपने कस्टमर्स को कम और महंगे लोन देते हैं, जिससे मार्केट में पैसे का फ्लो अपने आप कम हो जाता है। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट, जो रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है। इसके जरिए आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है तो वो इस रेट को बढ़ा देता है। इससे बैंकों को अपना पैसा आरबीआई के पास रखने में ज्यादा फायदा दिखता है और मार्केट से पैसा कम हो जाता है। हर बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक फिक्स्ड हिस्सा आरबीआई के पास कैश में रखना ही पड़ता है। इसे कहते हैं सीआरआर। और मजे की बात यह है कि इस पैसे पर बैंकों को कोई ब्याज नहीं मिलता। तो अगर आरबीआई सीआरआर बढ़ाता है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए पैसा कम बचता है और इस तरह मार्केट में मनी सप्लाई घट जाती है। और एक और जरूरी टूल है एसएलआर। ये नियम ये पक्का करता है कि हर बैंक के पास एक सेफ्टी नेट हो। उन्हें अपने डिपॉजिट का एक हिस्सा कैश, सोना या सरकारी बॉन्ड्स जैसी सेफ एसेट्स में रखना होता है, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वो अपने कस्टमर्स को पेमेंट कर सकें। तो हमने देखा कि आरबीआई रोज के पैसे के लेन देन को कैसे कंट्रोल करता है, लेकिन उसका काम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। वो सरकार के बैंकर के तौर पर और देश के विशाल खजाने के रखवाले के तौर पर भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब इस हिस्से में हम आरबीआई की देश के खजांची वाली भूमिका पर फोकस करेंगे। हम ये जानेंगे कि सरकार को दिए जाने वाले सरप्लस ट्रांसफर और देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कैसे मैनेज किया जाता है। याद है वो 2.69 लाख करोड़ रुपए का सरप्लस? उसे इसी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके तय किया गया था। ये फ्रेमवर्क 2019 में बिमल जलान कमेटी की सिफारिशों पर बना था और यही तय करता है कि आरबीआई को अपनी कमाई का कितना हिस्सा सरकार को देना चाहिए और कितना अपने पास रिजर्व रखना चाहिए। देश की दौलत को मैनेज करने का एक और बड़ा उदाहरण है सोना। ये जो आंकड़ा है ये भारत के गोल्ड रिजर्व की आज की कीमत है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो सवाल ये है कि आरबीआई आखिर इतना सोना खरीद क्यों रहा है? असल में इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक कारण हैं। ये अमेरिकी डॉलर पर हमारी निर्भरता को कम करता है, महंगाई से बचाता है और इंटरनेशनल मार्केट के उतार चढ़ाव से इकोनॉमी को सेफ रखता है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का इकोनॉमिक इंश्योरेंस है। लेकिन हाँ, सोना रखने के कुछ नुकसान भी हैं। इसे जरूरत पड़ने पर फटाफट कैश में बदलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता और इसकी हिफाजत पर भी काफी खर्चा आता है। इसलिए आरबीआई को हमेशा इन फायदों और जोखिमों के बीच एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है।
चलिए अब बात करते हैं आरबीआई के तीसरे और शायद सबसे जरूरी काम की, एक वॉचडॉग की तरह काम करना, जो ना सिर्फ बैंकों जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर बल्कि हम जैसे आम कंज्यूमर्स के हितों की भी रक्षा करता है। अब देखिए, आरबीआई हर जगह खुद तो नहीं हो सकता ना, तो अपनी निगरानी का दायरा बढ़ाने के लिए वो स्वनियामक संगठनों यानी एसआरओज का इस्तेमाल करता है। ये इंडस्ट्री की अपनी बॉडीज होती हैं जो अपने मेंबर्स के लिए नियम बनाती हैं। जैसे हाल ही में एफआईडीसी नाम की संस्था को एनबीएफसीज की निगरानी के लिए एक एसआरओ के तौर पर मान्यता दी गई है। कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आरबीआई का मूल मंत्र है एक देश एक ओम्बुड्समैन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरे देश में किसी भी तरह की बैंकिंग शिकायत के लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो ताकि लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। और इसी एक प्लेटफॉर्म वाले आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए आरबीआई ने 2021 में इन 3 अलग-अलग शिकायत योजनाओं को मिला दिया और एक सिंगल पावरफुल प्लेटफॉर्म बना दिया। अब शिकायत चाहे किसी बैंक से हो, एनबीएफसी से हो या किसी डिजिटल पेमेंट ऐप से, आप एक ही जगह पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो इन सभी पहलुओं को देखने के बाद एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था के गार्डियन के तौर पर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और जरूरी रोल निभाता है। आरबीआई का पूरा काम ही एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। एक तरफ उसे देश की ग्रोथ को रफ्तार देनी है, तो दूसरी तरफ महंगाई को भी काबू में रखना है। एक तरफ उसे फाइनेंशियल मार्केट में नए इनोवेशंस को बढ़ावा देना है, तो वहीं दूसरी तरफ पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी भी देखनी है। ये एक बहुत ही नाजुक लेकिन बेहद जरूरी जिम्मेदारी है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जैसे जैसे फिनटेक और डिजिटल करेंसी का दौर आ रहा है, भारत की बदलती इकोनॉमी के साथ कदम मिलाने के लिए आरबीआई को अपने रोल को कैसे बदलना होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।